हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम जो आपको पढ़ाएँगे, यह क्लास 3 की एनसीईआरटी ईवीएस है। क्लास 3 की एनसीईआरटी ईवीएस है। आपके सीटेट के एग्ज़ाम में क्लास 3 की एनसीईआरटी ईवीएस से ही प्रश्न पूछा जाता है। क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 इन 3 क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस से आपका प्रश्न पूछा जाता है पेपर 1 में। पेपर 1 में ईवीएस से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो ईवीएस के लिए आपको 3 किताब को फॉलो करना है, क्लास 3 की, क्लास 4 की और क्लास 5 की। आज जो हम आपको पढ़ाएँगे यह क्लास 3 की एनसीईआरटी ईवीएस का संपूर्ण निचोड़ है, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यह जो नोट्स है, इसी नोट्स में मैं आपका क्लास 3 की एनसीईआरटी का सारा टॉपिक को मैं कवर किया हूँ। यह नोट्स यदि आपको चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 3 की एनसीईआरटी ईवीएस। यह आज हम पढ़ाएंगे आपको। पहला पॉइंट है आपके सामने, ब्रेल लिपि। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, तो पता चलेगा कि प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है आपका ईवीएस से, कहीं से नहीं। आपका क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 इन 3 क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है आपका सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से। ब्रेल लिपि, देखिए ये जो ब्रेल लिपि है ना, इस पर आधारित आपका प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो चलिए पढ़ते हैं ब्रेल लिपि क्या है। देखिए ब्रेल लिपि जो है आपका, यह ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है, जिसमें एक नुकीली औजार से बिंदुओं को उभारा जाता है। याद रखिएगा, ब्रेल लिपि क्या है, एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली औजार से बिंदुओं को उभारा जाता है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है ब्रेल लिपि पर। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे क्या है, पढ़ा जाता है। अगला पॉइंट है आपका ब्रेल लिपि पर। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। वह उन्हीं बिंदुओं को छू कर के समझते हैं कि क्या लिखा है। देखिए ब्रेल लिपि उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकता है। मतलब क्या कि वह जो व्यक्ति आंखों से अंधे होते हैं, उनको पढ़ने के लिए एक खास लिपि का प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं ब्रेल लिपि। ठीक है। तो ब्रेल लिपि उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकता है। और ब्रेल लिपि पर जो बिंदु होता है ना, जो नुकीले औजारों से जो भरा हुआ बिंदु होता है, उसी बिंदुओं पर हाथ फेर करके क्या है, वह पढ़ता है। अगला पॉइंट है आपका ब्रेल लिपि पर। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल जो फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया था। प्रश्न बना था, पूछा भी गया था कि ब्रेल लिपि, इस लिपि का नाम किसके नाम पर रखा गया था। तो याद याद रखिएगा, ब्रेल लिपि का नाम जो है ना, फ्रांस के जो लुइस ब्रेल था, उसके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया था ब्रेल लिपि। लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया था ब्रेल लिपि। याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगला पॉइंट है जो आपके ब्रेल लिपि से पूछा जाता है। लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। देखिए जब लुइस ब्रेल 3 साल के थे, तो उनकी आंखों की रोशनी किसी दुर्घटना में चली गई थी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला पॉइंट है ब्रेल लिपि पर आधारित। लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी, तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला, बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। देखिए लुइस ब्रेल जो थे ना, उनकी रुचि पढ़ाई में थी, तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो नई तरीका निकाला था, बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया था। अगला पॉइंट, यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न पूछा गया था यहाँ से कि ब्रेल लिपि में ब्रेल कितनी बिंदुओं पर आधारित होती है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा।
तो ब्रेल लिपि पर जितने भी आपका प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में पढ़ा दिए। अब चलते हैं, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। चूहा में देखा जाए तो चूहे की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन उसमें सूंघने और छूने और टेस्ट करने जैसा क्षमता जो है ना बहुत ही अधिक होती है। अगला पॉइंट है, नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया था कि कहाँ के लोग दाल में चीनी डालते हैं, तो याद रखिएगा नागपुर के। ठीक है, नागपुर के जो लोग होते हैं वह दाल में शक्कर या चीनी डालते हैं। अगला है, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, तो जिन्हें कहते हैं मुद्रा और भाव कहते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो मुद्रा और भाव कहते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा गया था आपके सीटेट की एग्जाम में। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही शानदार टॉपिक है यह, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। प्रश्न पूछा भी गया था आपके सीटेट की एग्जाम में, कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो यह आपका उल्लू। याद रखिएगा उल्लू जो है ना अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। अगला पॉइंट है, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया था कि पक्षियों के पंख जो है ना उसकी उसको उसके पक्षियों के पंख पंख जो होते हैं उसको किस चीज में सहायता करते हैं, तो पक्षियों के पंख उसके उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट देने में सहायता करता है। प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, याद रखिएगा इस बात को। अगला है पॉइंट, शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। शुरुआती में क्या है, बर्तन कैसा बनाए जाते थे, तो चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बना जाती है। ठीक है, श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। अगला पॉइंट है, डल लेक श्रीनगर में है। प्रश्न यहाँ से पूछेगा आपका कि डल लेक कहाँ है, तो श्रीनगर में है। सिकरा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। सिकरा नाम की जो नाव होती है उसमें टूरिस्ट जो है ना डल लेक में क्या करता है, एंजॉय करते हैं। यानी सिकरा नाव कहाँ पाया जाता है, आपका डल लेक में। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। डल लेक कहाँ पड़ता है, आपका श्रीनगर में पड़ता है। और श्रीनगर में जो सिकरा नाव जो है ना वहीं पर आपको पाए जाते हैं, कहाँ पर, डल लेक में। और उसमें क्या है, जो सिकरा नाम के जो नाव होती है उसमें टूरिस्ट क्या है, डल लेक में क्या करता है, एंजॉय करता है। और ये सिकारा क्या है, नाव है। ठीक है, जो कि कहाँ पाया जाता है, आपका श्रीनगर में। याद रखिएगा इस बात को। अगला पॉइंट है आपका, हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। हाउस बोट भी कहाँ पाया जाता है, आपका श्रीनगर में। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। पक्षी जो है ना कीड़ों को खाकर क्या करता है, फल को कीड़ों से बचाता है। अगला पॉइंट है, बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा, पूछा भी जाता है कि बज्जू नामक गांव कहाँ है, तो राजस्थान में है बज्जू नामक गांव। अगला पॉइंट, रिज्जू वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इसके सूप को लिंग हु फेन कहते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा गया था आपके सीटेट के एग्जाम में कि कहाँ के लोग सांप खाते हैं, तो याद रखिएगा हांगकांग के जो लोग होते हैं ना वो सांप खाते हैं। और सांप के मांस से जो पकवान बनता है उसको कहते हैं लिंग हु फेन। लिंग हु फेन क्या होता है, तो सांप के मांस से बनाया गया जो पकवान होता है उसको लिंग हु फेन कहते हैं। और हांगकांग के रहने वाले लोग सांप को खाते हैं। और सांप के मांस से बनाए जाने वाले पकवान को लिंग हु फेन कहते हैं। यानी लिंग हु फेन क्या है, तो सांप के मांस से बनाए जाने वाला पकवान है। अगला पॉइंट, यहां से प्रश्न पूछा भी गया है आपके सीटेट के एग्जाम में, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। प्रश्न पूछा गया था आपके सीटेट के एग्जाम में
कि किस राज्य के लोग सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं? तो कश्मीर के लोग। किस राज्य के लोग नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं? तो गोवा के लोग। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो गोवा के लोग जो होता है ना, वह नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, और कश्मीर के जो लोग होते हैं वह सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपका पूछा गया प्रश्न है। हम जितने भी टॉपिक लिया है ना, आपका संपूर्ण एनसीईआरटी क्लास थर्ड की जितने भी आपका टॉपिक दिया गया है, जहां से प्रश्न आपका पूछा गया है, सारा प्रश्न को आज मैं कवर किया हूं। टपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। टपियोका क्या है? एक प्रकार का फल है जो कहाँ उगाया जाता है? तो केरल में उगाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। वल्चर, जिसको गिद्ध कहते हैं, मरे हुए जानवरों को खाता है। ठीक है, वल्चर क्या है? मरे हुए जानवर को खाता है। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। हमिंग बर्ड की चोंच कैसा होते हैं? सुई की नोक जैसी होती है। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछेगा आपका कि कबूतर की चोंच किस रंग के होते हैं? तो गुलाबी रंग के होते हैं। पंख किस रंग के होता है? तो ग्रे रंग के होते हैं। अगला टॉपिक पर चलते हैं। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया है आपके सीटेट के एग्जाम में कि किस राज्य में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं? तो असम में। और यह बांस से बनाए जाते हैं, और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। असम में जो घर बने होते हैं ना, वह जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं, और यह जो घर बनाए जाते हैं मजबूत बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं, और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट है, असम में घर जो बनाए जाते हैं ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण क्या है? तो बनाए जाने का कारण कि वहां असम में ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, असम में क्या है? ज्यादा बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। यही कारण है कि असम में जो घर बना होता है जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं, और जो घर बना होता है मजबूत बांस के खंभे पर बने होते हैं, और घर के अंदर जो है ना लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। अगला है मनाली। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बने होते हैं। मनाली में जो घर बने होते हैं ना, ये पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बने होते हैं, और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती है। मनाली के घर की विशेषता क्या है कि यहाँ की जो घर होती है पत्थर और लकड़ी दोनों से बनाए जाते हैं, और यहाँ बारिश के साथ साथ क्या है? बर्फ भी पड़ती है। कहाँ पर? मनाली में। याद रखिएगा इस बात को। अगला टॉपिक है, राजस्थान में मड जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती है। राजस्थान में जो घर बनाए जाते हैं वह गीली मिट्टी के बने होते हैं, और छत झाड़ियों से बनती है। याद रखिएगा इस बात को। अगला टॉपिक है, राजस्थान के लोग टैंक को टंका कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में क्या बनाते हैं? गड्ढा बनाते हैं। अब राजस्थान की घर की विशेषता है, राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। लिंग हुफेन हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। याद रखिएगा इस बात को। लिंग हुफेन क्या है? हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। और सांप कहाँ के लोग खाता है? तो हांगकांग के लोग सांप खाता है। अगला प्रश्न है, मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है। प्रश्न यहाँ से पूछा गया था आपके सीटेट के एग्जाम में कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से घुमा सकती है? झटके से घुमा नहीं सकती है, प्रश्न थोड़ा गलत हो गया है। कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को आगे पीछे करते रहती है? तो ये पक्षी आपका मैना पक्षी है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती रहती है? तो ये आपका मैना पक्षी है। अगला टॉपिक है, गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाया जाता है। याद रखिएगा इस बात को। गोवा में मछली क्या है? नारियल के तेल में बनाया जाता है। अगला टॉपिक है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाती है क्योंकि पक्षियों की पुतली घूम नहीं सकती है। प्रश्न यहाँ से पूछा गया था आपके सीटेट के एग्जाम में कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा क्यों हिलाती है? तो कारण क्या क्या है कि पक्षियों की पुतली घूम नहीं सकती है, यही कारण है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाती है।
चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा भी बोलते हैं, इसमें इलायची और बादाम आदि डाले जाते हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या बोलते हैं? कहवा बोलते हैं, इसमें क्या है? इलायची और बादाम डाले जाते हैं। अब यहाँ पर राजस्थान है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनमें दीवार मोटी होती है, मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। राजस्थान के घर कैसा होता है? तो यहाँ का जो घर बने तो मिट्टी के बने होते हैं और इनमें दीवार मोटी होती है और मिट्टी से ही लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। ठीक है, कहाँ के घर? राजस्थान का घर। उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री से अधिक तक घुमा सकता है। कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को घुमा सकता है? तो उल्लू जो है ना अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। कौन ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो उल्लू। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा भी गया था आपके सीट के एग्जाम में। ये जब प्रश्न जो है ना आपका पूछा गया था आपके सीट के एग्जाम में कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो यह पक्षी आपका उल्लू है। ठीक है, तो क्लास थर्ड की एनसीईआरटी में जितने भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया था उस सारा टॉपिक को मैं कवर किया, आपको पढ़ाया। यह नोट्स बहुत ही शानदार नोट्स है। ये क्लास थर्ड की एनसीईआरटी का जितने भी जहां से प्रश्न आपका सीट के एग्जाम में पूछा जाता है, सारा प्रश्न आज मैं आपको पढ़ा दिया। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको नहीं बचेगा। यह नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6379481571। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ इन तीनों क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस का नोट्स ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी ईवीएस के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।